नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की हलचल हुई तेज। अमित शाह से मिले फडणवीस, बन सकती है बीजेपी की सरकार, उद्धव को बड़ा झटका। कुर्सी जाते देख उद्धव ठाकरे हुए नरम, बागियों से की अपील, आओ बैठकर बात करें, रास्ता निकालें। वामपंथी पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, समर्थन कर कहा, एक गिरफ्तार करोगे 1000 पैदा होंगे। भ्रष्ट नेताओं पर चला ईडी का हंटर। सत्येंद्र जैन की 14 दिन की बड़ी कस्टडी। संजय राउत को दोबारा समन, 1 जुलाई को कहा है पेश होने को। गोधरा कांड में अफवाह फैलाने वाली तीस्ता की गिरफ्तारी का दुनिया भर में विरोध। विपक्षी दलों ने गिरफ्तारी को बताया नाजायज, जगह जगह विरोध प्रदर्शन। आज की सबसे पहली खबर महाराष्ट्र टू दिल्ली हलचल की। महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा अपने हाई लेवल पर पहुंच गया है। एक तरफ शिवसेना में बगावत, तो अब दूसरी तरफ सरकार बनाने का नया फॉर्मूला भी निकल कर सामने आ रहा है। शिंदे कैंप अब फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। राज्यपाल को बागी विधायकों की चिट्ठी जा सकती है और उद्धव सरकार के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, जिसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने की खबरें भी जोर पकड़ रही हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली पहुंचे और अमित शाह नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद अघाड़ी के गिरने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है, फडणवीस दिल्ली क्यों आए और फ्लोर टेस्ट हुआ तो क्या होगा? महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की लुटिया डूब चुकी, क्योंकि ये जो 50 विधायक जो इस अघाड़ी सरकार के साथ थे, उन्होंने आज घोषणा कर दी कि वो मुंबई आ रहे हैं। तो मुंबई आएंगे, वो कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं वापस आ रहे, सरकार गिराने के लिए आ रहे हैं। और दिल्ली में जो देवेंद्र फडणवीस आज पहुंचे हैं, वो सारी तैयारी, सारी प्लानिंग कि किस तरीके से आगे क्या होना है, चूँकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। एक बार दुर्घटना कर चुके हैं देवेंद्र फडणवीस कि रात के अंधेरे सवेरे सवेरे जो शपथ ले लिया था अजित पवार के साथ जी, और बाद में सरकार नहीं बनी। तो वो सारा प्लान, सारी चीज़ें वो शेयर करने के लिए आए और गाइडेंस लेने के लिए आए कि ये कहानी है। और एक बात और ध्यान रखिए, वो राम जेठमलानी साहब के साथ आए दिल्ली, बहुत बड़े वकील हैं, तो लीगल ओपिनियन क्या है नहीं है सारी चीज़ें। लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे को प्रोटेक्शन दे रहा है। ये जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये जो डर दिखा रहे थे डिप्टी स्पीकर का, तो डिप्टी स्पीकर से सारी शक्तियां एज फार एज डिस्क्वालिफिकेशन इज कंसर्न वो सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली कि 11 तारीख तक तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 11 के पहले ही खेल हो जाएगा। जो खबर आ रही है 30 तारीख को शायद वो फ्लोर टेस्टिंग हो जाए और जो निर्दलीय विधायक हैं वो इसकी मांग गवर्नर को करें और गवर्नर सीधे सीधे फ्लोर टेस्ट के लिए बना ले, क्योंकि गवर्नर के पास ये अधिकार है कि उनको सिर्फ लगना चाहिए, उनको महसूस भी हो जाए कि जो सरकार चल रही है वो बहुमत की नहीं है, ये अल्पमत में आ गई है। ही कैन आस्क फॉर फ्लोर टेस्ट। तो ये फ्लोर टेस्ट होगा। सरकार कैसे बनेगी वो सारी तैयारी हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बनने वाले हैं, एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। 50-50% जो कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का जो कोटा है उसमें दोनों ही गुट को 50-50% सीटें दी जाएगी। ये वही ऑफर है जो ऑफर सरकार बनने से पहले, मतलब रिजल्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे को दिया था। यही ऑफर अब एकनाथ शिंदे साहब को दिया जा रहा है। ये राजनीति में अगर कोई बदला की बात होती है, अगर बदला होता है अगर राजनीति में, तो ये उसका एक उदाहरण है।
जो अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से लिया है। जी बिल्कुल, शिवसेना के हाथ से बाजी निकलती जा रही है क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से भी हलचल होना शुरू हो गई है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के तेवर आज थोड़ा नरम दिखाई दिए। पिछले 5 दिन से ठाकरे सरकार ने मुंबई में गुंडागर्दी दिखाई, लेकिन कुछ हासिल न होता देख उद्धव ठाकरे अब शिवसेना के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। अपील कर रहे हैं कि आप लोग आओ, बैठकर बात करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे। ये अपील पहले भी ठाकरे कर चुके हैं, लेकिन बागी नेता अपने इरादे के पक्के लग रहे हैं, यू टर्न नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब, क्या उद्धव ठाकरे की अपील से शिंदे कैंप पिघल पाएगा, बात बनेगी? एक तो गाना है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। जब ऐसे ही गिरगिराना था कि मैं तो हेड ऑफ द फैमिली हूँ, सामने आओ, बातचीत कर लेंगे, सारी बातें सुलझ जाएंगी, आपकी बहुत चिंता हो रही है मुझे, मैं परेशान हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा है। राजनीति ऐसी ऐसी बातों से होती है। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पावर, और यही काम करना भी था, इमोशनल अपील ही करनी थी, गिड़गिड़ाना ही था। तो भाई वो क्यों धमकी दे रहे थे, फिर क्यों पिटाई करवा रहे थे, क्यों मारपीट हो रहा था, क्यों दफ्तरों के ऊपर शिव सैनिक हमलावर हो गए थे, क्यों ये कहा जा रहा था कि शमशान भेज दिया जाएगा, क्यों ये कहा जा रहा था भाई एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो है आप क्यों उनके पुतले जला रहे थे, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। मतलब सारे साम दाम दंड भेद सारे अप्लाई आपने कर लिए, लेकिन ढाक के 3 पात, कोई फायदा नहीं होने वाला जी। और आपने ये अपील की, उधर से जवाब आ गया कि भाई हम तो शिवसेना को ही आगे लेकर के जाने वाले हैं। महाराष्ट्र में पोस्टर्स छप रहे हैं, एकनाथ शिंदे साहब बहुत, ये ईगो की अगर लड़ाई उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार ने इसे बना लिया, तो इस ईगो की लड़ाई में आप अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस तो दूर, आपको अपने ही एक कार्यकर्ता ने आपको पटक दे मारा। राजनीति परसेप्शन से लड़ी जाती है, और परसेप्शन अभी तो यही है महाराष्ट्र में कि फिलहाल एकनाथ शिंदे की साख वो उद्धव ठाकरे से कहीं ज़्यादा बेहतर और मजबूत हो चुकी है। और इसलिए जब आपको ये सब करना ही था तो धमकी नहीं देनी थी, निलंबन का धमकी नहीं देना कि आओ देख लेंगे, तुमको निलंबित कर देंगे, सारे काम नहीं करने थे। और अगर राजनीति भी कायदे से करनी थी, जब आपके पास संख्या नहीं है, तो जिस दिन आपने चीफ मिनिस्टर का बंगला छोड़ा उसी दिन अगर इस्तीफा दे दिए होते, लोगों की सिंपैथी होती, आपके प्रति एक सद्भावना लोगों की होती कि देखिए अच्छा आदमी है जी। सत्ता नहीं रही, बहुमत नहीं रहा, ये छोड़ के चल दिए। लेकिन एक तो गलती, जिन गलतियों की वजह से ये लोग अलग हुए वो तो अलग कहानी है, लेकिन विद्रोह के बाद जो बागी विधायक अलग हो गए, उसके बाद जो गलतियां हुई हैं वो एक अमेचर पॉलिटिशियन करता है, मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं करता। और इसलिए उद्धव ठाकरे की सरकार भी जा रही है और उनके हाथ से शिवसेना भी फिसल चुकी है। जी बिल्कुल, अब नरमी का वक्त चला गया। ठाकरे साहब, जब वक्त था तो आप मुंह फुलाए हुए थे, अब तो क्लाइमेक्स की बारी है। क्लाइमेक्स तो अब ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर का देखना होगा, जिस पर केंद्र का हंटा चल गया है। दिल्ली पुलिस ने वामपंथी पत्रकार जुबैर को अपने शिकंजे में लिया है और गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी धार्मिक भावनाओं को आहत करके दंगे भड़काने के आरोप में हुई है। 2018 का एक ट्वीट जुबैर के गले का फंदा बन गया, लेकिन इस गिरफ्तारी पर पूरा विपक्ष जुबैर के पक्ष में आ गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि एक गिरफ्तारी करोगे 1000 पैदा होंगे, यानी कि जिहादी गैंग एक्टिव हो गया है। डॉक्टर साहब, जुबैर की गिरफ्तारी पर पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है, आखिर मामला क्या है? जू बियर चिड़ियाघर का भालू, यही इसका आईडी है ट्विटर पे, और अफवाह फैलाने में नंबर 1। और
इन वामपंथियों के प्रोपेगेंडा में आप भी मत फंसिए। जी। ये कोई पत्रकार नहीं है, ये अफवाहबाज है, ये प्रोपेगेंडिस्ट है, ये अफवाह फैलाना इसका धंधा है। ये खुद को फैक्ट चेकर कहता है। फैक्ट चेकर थोड़ी पत्रकार होते हैं। ये दलाली करता है कांग्रेस का, ये जिहादियों का दलाल है। नुपुर शर्मा का भी केस आया, इस व्यक्ति ने ही जहर घोला, इस व्यक्ति ने ही जहर घोला जिससे ये बवाल मचा। अब ये अल्ट न्यूज क्या है? अल्ट न्यूज में एक और है महाशय, प्रतीक सिन्हा नाम है शायद। ये दोनों मिलके ये प्रोपेगेंडा सेल कांग्रेस पार्टी का इन्होंने बनाया। कौन है ये लोग? प्रतीक सिन्हा कौन है? तो ये भी एक और अफवाहबाज, दंगे पे धंधा करने वाले पिता के पुत्र हैं। ये कहानी इसकी लंबी जाएगी, कहाँ से फंडिंग होती है, कौन पैसा देता है, क्या होता है। लेकिन इन्हें गिरफ्तार किया गया इस ट्वीट के ऊपर जिसमें इन्होंने हनीमून होटल को हनुमान होटल कर दिया। हनुमान जी तो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, ब्रह्मचारी देव हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हिंदू आस्था प्रतीकों का मजाक उड़ाता रहता है। एक नुपुर शर्मा ने एक बात, एक हदीस को क्या कोट कर दिया, वो बात जो कई सारे मौलवी मौलाना टेलीविजन पे बोल चुके हैं, यूट्यूब पे उनके वीडियोस पड़े हुए हैं। जाकिर नायक बकायदा इन सब चीज़ों को बताता है, एक्सप्लेन करता है, लेकिन इसने ये प्रोपेगेंडा किया और विपक्ष के लोग पाकिस्तानियों के साथ मिलके नुपुर शर्मा के केस में ये मसला मुस्लिम ममालिक में ऐसे पहुंचा क्योंकि इसमें ये जुबैर, पाकिस्तानी ट्रोल्स और जिहादी संगठन के लोग एक साथ मिलकर इसे एक इंटरनेशनल इशू बनाया। अब तुम्हारे देवी देवताओं के बारे में कुछ बोले, तुम उसको मुद्दा बना लोगे। हिंदू देवी देवता को डिफेंड करने वाला इस देश में कोई नहीं है। शिव जी का मजाक उड़ाना और ये शिव भक्त राहुल गांधी, ये इलेक्शन के समय चुनावी जनेऊधारी, चुल्लू भर पानी में इन लोगों को शर्म से जो है ना डूब जाना चाहिए। किसके साथ खड़े हो? नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी भी मांगोगे और इस चिड़ियाघर के भालू को डिफेंड भी करोगे? आत्मा मर गई है इन लोगों की। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाए, उसकी जगह जेल में है। यह सच के खिलाफ जिहाद छेड़ रखा है इस शख्स ने। क्या होगा? कानून के हिसाब से होगा। लेकिन ये ना तो पत्रकार है, ना ये फैक्ट चेकर है, ये कांग्रेसियों का दलाल है, डीप डाउन हिंदू हेटर है और ये मोदी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है। इसके अकाउंट्स को खंगालना चाहिए। कहाँ से इस अल्ट न्यूज़ को पैसा आता है, उसी से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल। सरकार भले ही उनकी है, सिस्टम तो हमारा है। इसी गलतफहमी को केंद्र अच्छी तरह से दूर कर रहा है। एक तरफ जुबैर है तो दूसरी तरफ भ्रष्ट नेताओं की फौज। सत्येंद्र जैन और संजय राउत ईडी के जाल में ऐसे फंसे हैं कि बाहर आना नामुमकिन है। अब तक जितने नेताओं पर ईडी की नजर पड़ी है, सब जेल में आराम फरमा रहे हैं। ईडी की सत्येंद्र जैन बार बार हिरासत बढ़वा रही है, तो वहीं संजय राउत बचते हुए पेश ही नहीं हो रहे हैं। 1 जुलाई को संजय राउत को पेश होने के लिए समन दोबारा से जा चुका है। डॉक्टर साहब, क्या होगा इन नेताओं का, बेल या लंबी जेल? अब तो 1 तारीख को संजय राउत को पहुंचना है वहां पे। सेकंड समन दे दिया गया है कि भाई आ जाइए, जरा बातचीत करते हैं। कहां से लाएं पैसा इतना? हुंकार भरने के लिए आदमी को ईमानदार होना पड़ता है ना? ऐसे नहीं आप किसी चीज के सिस्टम से आप लड़ना चाहते हैं,
दलाली करेंगे, पैसे खाएंगे, आपके मुंह में आवाज नहीं आएगी। तो संजय राउत का इम्तिहान है, टेस्ट है। तब तक सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं। सरकार भी चली जाएगी, मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे और ईडी इनसे पूछताछ भी करेगी। पीएमएलए का केस है, फटाक से गिरफ्तारी करती है ईडी जी। जैसे अनिल देशमुख को उठा ले गई, 6 महीने हो गए, सड़ रहे हैं उधर ही। लेकिन आपने दूसरी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग बताई, 14 दिन के लिए और मंत्री साहब को एक्सटेंशन दे दिया गया। ये बेशर्म मुख्यमंत्री केजरीवाल, ये जो नटवर लाल है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध के यलगार करके देश की जनता को बेवकूफ बना करके मुख्यमंत्री के पद पे बैठा। इसके पास ये गैरत भी नहीं है कि तुम्हारा कैबिनेट मिनिस्टर जेल के अंदर में है, जज साहब उसको बेल नहीं दे रहे हैं, 14 दिन की हिरासत दे दी गई है और तुम उसको सस्पेंड तक नहीं करो, अपने कैबिनेट से बाहर भी नहीं कर सकते। अब तक तो ये पॉलिटिकिंग चल रहा था कि मोदी की ईडी, मोदी की एजेंसी उस पर काम कर रही है। लेकिन अब जब 2-2 बार जज साहब ने एक्सटेंशन दे दिया, इसका मतलब है कि प्रामा फेसी कोई केस है। लेकिन चमड़ी इतनी मोटी है बेशर्मी की, इस केजरीवाल ने अब तक तो मुंह खोला नहीं। कहाँ गया आप? उसको टेलीविजन वाले तो पैसे खा करके उससे सवाल नहीं करते। ये बहुत माने शर्मनाक पहलू है। जो नेशनल मीडिया है, ये केजरीवाल से पैसे खा खा कर दलाली की इंतहा कर चुका है। अदरवाइज कोई व्यक्ति, आप ये समझिए कि इसकी पूरी राजनीति भ्रष्टाचार आंदोलन से शुरू हुई थी। इसका एक मंत्री 200 बीघे जमीन दिल्ली में खरीद रहा है और पकड़ा भी जाता है, जेल के अंदर सड़ रहा है और ये उसे मंत्री पद से हटा भी नहीं पा रहा। केजरीवाल से सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए, तुम्हारा वो कौन सा राज जानता है? सत्येंद्र जैन तुम्हारे किन राज को जानता है? कितने पैसे के गबन के बारे में जानता है? तुम्हारे कितने भ्रष्टाचार को वो जानता है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि तुम बाहर आकर के कुछ बोल सको, उसको कैबिनेट से हटा सको। ये बहुत ही शर्मनाक पहलू है। जी बिल्कुल। केंद्र सरकार ने अब ठान लिया है कि इस वामपंथी विचारधारा और जिहादियों पर लगाम लगानी है, जिस पर सरकार काम कर रही है। लेकिन जैसे ही वामपंथियों पर सरकार का एक्शन होता है, ये चीखने चिल्लाने लगते हैं। जुबैर के बाद अब तीस्ता की गिरफ्तारी को दुनिया भर में नाजायज बताया जा रहा है। पाकिस्तान भी इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, ये समझना जरूरी है। ये वामपंथी अपनी जड़ों को भारत में मजबूत करके त्राहिमाम करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, विरोध का क्या कारण है? विपक्षी दल हो या पाकिस्तान, ये सारे मिलकर क्यों विरोध कर रहे हैं? वामपंथी भी नहीं है जी। ये चंदाखोर लोग हैं। ये एनजीओ गैंग हिंदुस्तान में सोनिया गांधी ने जो पैदा किया, सोनिया गांधी ने इस तरह के लोगों को यहां तक पहुंचा दिया और इतने रिसोर्सेज दे दिए, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पता नहीं क्या क्या दे दिया इन लोगों ने जी। कि इन लोगों को कि वो साख बन गई कि सरकारी पैसे, सरकारी चंदे, सरकारी चीज़ों के ऐशो आराम से वो एक इंटरनेशनल रैकेट क्रिएट कर सके। अब देखिए, राजीव गांधी फाउंडेशन है ना, दुनिया भर से पैसे आते हैं जी। भाई, किस लिए? फाउंडेशन करता क्या है? राहुल गांधी के थाईलैंड के टिकट के खर्च उठाता है क्या? क्या करता है फाउंडेशन? तीस्ता से तलवार उसी तरह के एनजीओ की महारानी है जिसने गुजरात दंगे को ही धंधा बना दिया जी। और घूम घूम करके इसने हिंदुस्तान को बदनाम किया। और ये जो एकेडमिक वर्ल्ड है ना, ये भी एक धंधा है। ये बड़े बड़े प्रोफेसर्स पैसे पे काम करते हैं, ठेका। ये धंधा जो है
कि इनके किताब लिखने के लिए पैसा दे दो, प्रोजेक्ट दे दो, ये दे दो। मुद्रा आता है और सीआर की तरह ये लोग हुआ हुआ करना शुरू कर देते हैं जी। तो एक नेटवर्क पूरा एक वामपंथियों का पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसी के जरिए सब कुछ होता है। ये मैडम तीस्ता सितलवाड़, सोनिया गांधी की सहेली, एसआईटी के पास अपना रिपोर्ट दी और यूएन में भी जाकर के भेज दिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेज दिया। आप समझिए कितनी होशियार है ये, पूरी दुनिया में छप गया, फर्जी गवाह, सब कुछ, सारा कुछ। अभी मैं आपको बता दूं, 1-2 दिन के अंदर ऐसी ऐसी खबरें बाहर आएंगी कि अभी जो डिफेंड कर रहे हैं वो मुंह छिपाने लायक नहीं बचेंगे। ये कांग्रेस इकोसिस्टम के फुट सोल्जर्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेशनल इमेज हिंदुस्तान का कैसा हो उसकी खातिर बहुत लोगों को छोड़ चुके हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि मेलाफाइड अल्टेरियर डिजाइन के तहत ये गुजरात दंगे का धंधा कर रही थी ये तीस्ता सितलवाड़, तो एक्शन लिया गया जी। अमित शाह मस्ट बी कंग्रेचुलेटेड, बहुत पावरफुल लेडी है। इसके खिलाफ बोलना, इसके खिलाफ कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े बड़े लोग थर्रा जाते हैं। सरकार भी डरती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आ गया कि भाई एक्शन लेना ही पड़ेगा अब तो ये बवाल मचने लग गया पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये तमाम लोग जो ट्वीट कर रहे हैं जहां जहां से इस तरह किया, ये सब पैसे पे बिकने वाले लोग हैं। ये सोरोस फाउंडेशन के चट्टे बट्टे ये इनके साथ खड़े हो रहे हैं। ब्रेक इंडिया ब्रिगेड वो इसके साथ खड़ा है। ये पाकिस्तानी ट्रोल्स इसके फेवर में ट्वीट कर रहे हैं और कांग्रेसी और राहुल गांधी जैसे लोग उसी को रिट्वीट करने में लगे हुए हैं, उसका पूरी आर्मी जी। तो ये एक पैसे का खेल है, नैरेटिव का खेल है। तीस्ता सितलवाड़ जैसी थर्ड ग्रेड दंगे को धंधे बनाने वाला, आंसुओं को बेचने वाली ह्यूमन राइट तथा कथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने हिंदुस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया है, दिस इज पे बैक टाइम। चिंता नहीं करनी चाहिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छपेगा, चिंता नहीं होनी चाहिए कि किस देश का कौन नेता क्या लिख रहा है, क्या ट्वीट कर रहा है। ये सब पैसे पे काम करने वाले लोग हैं। हिसाब इसका होना चाहिए कि देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करके ये मीर जाफर की फौज कौन है जो हिंदुस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनको तो सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।